सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे विनोद जी की स्मृति में कुछ कहने का अवसर दिया। विनोद प्रसाद सिंह पुराने लोग थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, वो उनको विनोदानंद प्रसाद सिंह होते, पर जब हम लोगों का परिचय हुआ तब वो विनोद प्रसाद सिंह हुए, विनोदानंद प्रसाद सिंह के नाम से नहीं जाने जाते। उनको उनके बारे में मैं 77 से जानता हूँ। तब मैं हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट था दरभंगा में, और मुजफ्फरपुर में बड़े बड़े भाई पढ़ते थे। मेरा आना जाना लगा रहता था, थोड़ी राजनीति से रुचि भी थी। तो जॉर्ज फर्नांडिस के इलेक्शन के लिए विनोद प्रसाद सिंह, सुषमा स्वराज, राजकुमार जैन, ये लोग चर्चित नाम थे, और कम उम्र और कम अनुभव के कारण इन लोगों से नॉमिनेशन वगैरह में भी कुछ गलतियां हो गई थी। तो इसकी भी काफी चर्चा राजनीतिक हलकों में होती थी, पर मेरा उनसे कोई निजी संपर्क नहीं था। वो भी कुछ को जानते थे कई कारण, लेकिन निजी संपर्क जब 1986 में मैंने सरस्वती कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाने के लिए मुझे नौकरी मिली, तो वहां पर वो उस कॉलेज के जो शुरुआती टीचर्स थे उनमें से एक 10-12 टीचर्स थे, जिन टीचर्स के साथ उस कॉलेज की शुरुआत हुई 71 तक। तो वहां जाकर के साथ काम करने का मौका मिला, और मैं कह सकता हूँ 86 से लेके जब तक उनका देहांत हुआ, उस दौर में मैं शायद उनका निकटतम राजनीतिक सहयोगी था। 3-4 साल के बाद ही वो हमेशा मुख्य धारा की पार्टियों में रहे, लेकिन 1989 के बाद जो टूट हुई जनता दल में, उसके बाद जो हम लोग एक वैकल्पिक राजनीति का प्रयास कर रहे थे, पार्टी बनाने का भी प्रयास कर रहे थे, उस सब में वो शामिल हुए। और फिर लोक राजनीति मंच, पीपल्स पॉलिटिकल फ्रंट, ये जितने प्रयास हुए, इन सारे प्रयासों में वो शामिल हुए, और उनके देहांत तक ये संबंध जो हमारा उनका बना रहा। उनके बारे में आज मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो हमारे आज की सभा के अध्यक्ष हैं, जैसे विनोद जी से 1986 तक मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था, इनसे भी मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं है। शायद आज पहली बार इस ढंग से मैं इनके बगल में बैठा हूँ, पर इनके बारे में भी 77 से ही जानकारी। जब दरभंगा जिले में विधानसभा का चुनाव नॉमिनेशन फाइल किया, तो उस समय सबसे कम उम्र के उम्मीदवारों में से थे, और ये भी चर्चा थी कि इनके 25 साल पूरे हुए नहीं हैं, लेकिन दबाव इतना ज्यादा है जनता का कि इनको नॉमिनेशन इनका एक्सेप्ट कर लिया गया है और उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ऐसी चर्चा काफी आम थी, और हमारे और इनके बीच में कॉमन सूत्र बहुत है। विकास अपार्टमेंट में जहाँ मेरी ससुराल थी, अभी भी है वो, वहाँ भी इनका आना जाना था। अनुराग हमारे दोस्त थे ठंडा, उनके यहाँ भी उनका आना जाना था, और बिहार के और देश के कई साथियों से जब बात होती है तो अब्दुल वारिस जी का नाम उस चर्चा में आता है। हालांकि हमने कभी साथ काम करने का कोई मौका हमको नहीं दिया। तो जो आज का विषय मुझे कहा गया कि आप खुद विषय चुनें, तो जो विषय मैंने आपके सामने रखा है, 2 कारणों से रखा है। एक तो विनोद जी की स्मृति की वजह से। विनोद जी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट थे और इकोनॉमिक्स के ही टीचर, और इकोनॉमिक्स का एक बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अलावा। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तो पढ़ाई भी होती है MA, लेकिन वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में ही है, वहाँ वो रिसर्च स्टूडेंट थे। हालांकि उन्होंने कभी अपनी PhD पूरी नहीं की, क्योंकि वो डॉक्टर लोहिया का देहांत हुआ 1967 में, जब वो स्टूडेंट थे,
और उनके देहांत के बाद, वो पहले से पार्टी में थे, पार्टी का काम करते थे, और उनके देहांत के बाद उनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई और फिर वो कभी इकोनॉमिक्स में उन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया। इकोनॉमिक्स के वो अच्छे जानकार थे, अच्छे टीचर थे, लेकिन इकोनॉमिक्स में कोई रिसर्च नहीं किया। उसके बाद जो उनका शोध था, वो शोध औपचारिक शोध तो नहीं था, और जो अनौपचारिक शोध था वो इतिहास के, और उसमें भी खास तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास और समाजवादी आंदोलन का इतिहास, ये दो उनके प्रिय विषय थे जिसपे वो लगातार काम कर, किसी न किसी वजह से उन्हें करना ही पड़ा। समाजवादी आंदोलन के दस्तावेजों का संग्रह किया, उसमें उनको काम करना पड़ा, और जब 1889 में 1889 में वो एक संयोग था कि जवाहरलाल नेहरू की भी जन्म शताब्दी थी, वो आचार्य नरेंद्र की भी उसी साल उनका भी जन्म, और उसी साल हेडगेवार का भी जन्म। वो 3 शताब्दियां 1989 में एक साथ चल रही थी। संयोग अच्छा था, चंद्रशेखर की राजनीति में थोड़ी उनकी महत्वपूर्ण हैसियत थी, और वो हमेशा आचार्य जी को ही अपना राजनीतिक रूप, बावजूद इसके कि वो जगन्नाथ जी के भी बहुत करीबी थे, लेकिन वो अपना राजनीतिक वैचारिक रूप हमेशा आचार्य जी को ही मानते थे। और त्रिमूर्ति में जो डिप्टी डायरेक्टर थे हरदेव शर्मा, जो एक समय में डॉक्टर लोहिया के पर्सनल सेक्रेटरी भी थे, हरदेव शर्मा, वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है इसके बारे में उनकी बहुत विशेषज्ञता थी। तो और चंद्रशेखर जी के यहाँ उनका बहुत आना जाना था, तो लोगों ने तय किया कि आचार्य जी के लिए एक गौरव ग्रंथ का प्रकाशन हो, लेकिन वो तो एक सामान्य बात है, गौरव ग्रंथ का प्रकाशन, उसमें तो उनको जानने वाले और न जानने वाले भी लोग उनके बारे में कुछ लिख सकते थे। लेकिन जो ज्यादा बड़ा काम हुआ उस दौर में फिर से, वो कि आचार्य नरेंद्र के सभी रचनाओं का, लेखों का संकलन किया उस गौरव ग्रंथ के साथ साथ, और त्रिमूर्ति ने ही 4 खंडों में उसका प्रकाशन भी किया हरदेव शर्मा के संपादन में। लेकिन वो सारा काम बुनियादी तौर पर विनोद जी थे, और उसके साधन जो है जरूर चंद्रशेखर मुहैया करते थे। और फिर उसी दौर में विनोद जी ने चंद्रशेखर जी से कहा कि ये तो हम कर रहे हैं, पर आचार्य जी का जब भी संकलन करते हैं तो उसमें उसी पत्रिका में, उसी में डॉक्टर लोहिया का भी काफी सामग्री मिलती है, तो आप कहें तो उसका भी संकलन कर लें, कुछ और संकलन भी कर लें। तो चंद्रशेखर जी ने कहा वो भी कर लो, उसके लिए भी जो साधन लगेगा मैं दूंगा। इसलिए उनके पास बहुत दस्तावेज इकट्ठा हो गए, जो वो कहते थे कि कई खंडों में छपाया जा सकता है। अब वो उनका किताबों को तो सुरक्षित रखते थे, दस्तावेजों को भी सुरक्षित रखते थे, वो सब अब मुजफ्फरपुर में एक लाइब्रेरी में है, लेकिन वो दस्तावेजों को किसी को देखना चाहिए। तो उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि कई खंडों में आंदोलन के दस्तावेज प्रकाशित हो सकते हैं, इतना मैंने दस्तावेज, किताबें नहीं मैंने, दस्तावेज कोई भी। तो इस वजह से मैंने इस विषय को लिया। इस विषय को इसलिए भी दिया क्योंकि संयुक्त मोर्चा के बारे में बहुत तरह की गलतफहमियां हैं। राजनीतिक सिद्धांत जो है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है, वो संयुक्त मोर्चा को एक बहुत सीमित तरीके से देखता है, जबकि उसका ऐतिहासिक अनुभव उससे बहुत अलग है। जो संयुक्त मोर्चा के बारे में एक सामान्य समझ रहती है, वो ये रहती है कि आमतौर पर ये एक कम्युनिस्ट राजनीति का एक हिस्सा है, और संयुक्त मोर्चा जो है वो कम्युनिस्ट टर्मिनोलॉजी का एक हिस्सा है। और कम्युनिस्ट लोग संयुक्त मोर्चा कुछ तात्कालिक लक्ष्यों के लिए बनाते हैं, और उसमें उनकी ये कोशिश लगातार रहती है
कि संयुक्त मोर्चा के माध्यम से कैसे वो अपना विस्तार करें और जिसके साथ संयुक्त मोर्चा बनाया है उसी को कैसे कमजोर करें। ये एक आम भ्रांति संयुक्त मोर्चा के बारे में रहती है। संयुक्त मोर्चा केवल ये नहीं है, दुनिया के इतिहास में जो बड़े सवालों पे आंदोलन हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, जो लंबे समय तक चले हैं, उसमें संयुक्त मोर्चा उसका एक स्थायी आधार है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हो, साउथ अफ्रीका का रंगभेद के खिलाफ आंदोलन हो, ब्राजील में सैनिक तानाशाही के खिलाफ आंदोलन हो, ये सारे आंदोलन किसी तात्कालिक संयुक्त मोर्चा के तहत नहीं चले। ये ऐसे संयुक्त मोर्चा थे जो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल और भारत में तो वो 1885 से लेकर 1947 तक वो संयुक्त मोर्चा चला। क्योंकि जो सवाल, जिस सवाल के ऊपर वो मोर्चा बना, वो सवाल 1947 तक जिंदा रहा। विदेशी गुलामी 1947 तक रही, तो जब तक वो गुलामी खत्म नहीं हुई तब तक वो संयुक्त मोर्चा चला। तो संयुक्त मोर्चा केवल कुछ समय के लिए, कुछ मुद्दों के लिए ही बनाया जाता है, ऐसा नहीं। कांग्रेस, सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बनने से पहले भी एक संयुक्त मोर्चा थी। गांधी जी के नेतृत्व में भी वो एक संयुक्त मोर्चा थी और गांधी जी के कांग्रेस की राजनीति में आने से पहले भी वो एक संयुक्त मोर्चा थी। इस बारे में किसी गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है। केवल एक ही शर्त थी कांग्रेस की कि इसमें जो शामिल होंगे उनका लक्ष्य स्वराज, भारत की आजादी, किसी न किसी रूप में ये शब्द इस्तेमाल किया हो या न किया हो, क्योंकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का शब्द 1929 से पहले कांग्रेस के प्रस्तावों में नहीं है। उन स्वतंत्रता जो है वो 1929 से पहले नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उससे पहले राष्ट्र की आजादी उनका लक्ष्य नहीं था। इसका ये मतलब नहीं है। तो एक ये शर्त थी और दूसरी शर्त थी कि कांग्रेस का जो सामूहिक निर्णय है, उस सामूहिक निर्णय को सबको व्यवहार में मानना पड़ेगा। ये दो कंडीशन ये शुरू से कांग्रेस में थी और अंत तक कांग्रेस में रही। इन दो कंडीशन के अलावा विविध किस्म के वैचारिक सामाजिक रुझानों वाले समूह, केवल विविधता नहीं, जिनका आपस में बहुत संघर्ष था, बहुत कॉन्फ्लिक्ट था, वो सारे समूह 1885 से लेकर 1947 तक कांग्रेस में रहे। केवल दो मौके ऐसे आए जिसमें यूनाइटेड फ्रंट टूटा और एक उसमें बड़ा स्प्लिट था जो 1907 में हुआ, सूरत कांग्रेस में हुआ, जब तिलक के समर्थक गरम दल और नरम दल वो उसमें विभाजन, 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो गया। हालांकि 1907 की कांग्रेस के तत्काल बाद जो लाला लाजपत राय ने लिखा, जो अरविंदो घोष ने लिखा, उन सब का ये मानना था कि ये गलती हुई, ये भूल हुई, किसी भी हालत में हमको यूनिटी को बना करके रखना चाहिए था। और 1907 के बाद ही वो समय है जिसमें कांग्रेस बहुत निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है। जो जिसको उस समय गरम पंथ कहते थे, वो भी निष्क्रिय हो गया, उनके नेताओं को जेल वगैरह में डाल दिया गया। और जो नरमपंथी लोग थे, चूंकि वो अब जनता की भावना का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, तो वो भी कांग्रेस को चलाने में सक्षम नहीं हो पाए। तो वो जो एक ब्रिटिश डिजाइन, शुरू से एक परमानेंट डिजाइन था कि कांग्रेस को डिवाइड करना है, उसकी एक सफलता उनको, और रिफॉर्म्स का जो मॉडर्निटी रिफॉर्म्स था वो उसी रणनीति का एक हिस्सा था और कुछ हद तक उसी वजह से
नरम पंथ और गरम पंथ में इतना बड़ा विभाजन हुआ, और इसी नीति को वो अंत तक चलाने की कोशिश करते रहे। पर जैसे ही तिलक जेल से बाहर आए, उन्होंने कांग्रेस को फिर से इकट्ठा करने का काम शुरू किया, और लखनऊ कांग्रेस में दोनों एक हो गए। और लखनऊ कांग्रेस में ही जो उस समय की मुस्लिम लीग थी, जो 1937 के बाद जो मुस्लिम लीग है या हिंदू महासभा है, और 1937 से पहले जो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा है, उसमें बहुत बुनियादी फर्क है। मुस्लिम लीग के शुरुआती दिनों के बाद बहुत जल्दी मौलाना आजाद के नेतृत्व में और दूसरे लोग नेताओं के नेतृत्व में वो राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत करीब आ चुका था मुस्लिम लीग। तो उनके साथ भी उन्होंने 1916 में समझौता किया, तो संयुक्त मोर्चे का और बड़ा विस्तार उन्होंने किया। और जब गांधी जी आए तो उस संयुक्त मोर्चे में और ज्यादा थोड़ी गरिमा, थोड़ी डिग्निटी जो है उस संयुक्त मोर्चे में आई। तो उसके विस्तार में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, केवल उसके पृष्ठभूमि बता रहा हूं। जब सीएसपी बनी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, तो एक नए किस्म के संयुक्त मोर्चे की संभावना और नए किस्म की चुनौतियां राष्ट्रीय आंदोलन में आई, क्योंकि सीएसपी एक संगठित पार्टी, लेफ्ट टेंडेंसी, सोशलिस्ट टेंडेंसी कांग्रेस में 1934 से पहले, जवाहरलाल नेहरू 1927 से वो लगभग घोषित समाजवादी, सुभाष चंद्र बोस भी अपने आप को किसी न किसी रूप में उन्होंने अपने आप को समाजवादी घोषित किया हुआ था। और जो लोग सीएसपी में आए, इनमें से भी कई लोग समाजवादी पहले से थे। वो सीएसपी बनने के बाद समाजवादी नहीं बने, वो पहले से समाजवादी थे, और वो लोग कांग्रेस में थे। जो 1931 में कराची का प्रस्ताव आया, कराची रेजोल्यूशन फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो हमारे भारतीय संविधान का भी एक बुनियादी आधार है, और जो राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण का भी एक बुनियादी आधार है, उसमें भी उस समय में भी जो कांग्रेस में जो समाजवादी थे, उनका एक बहुत बड़ा योगदान उसमें था। तो सीएसपी के बनने से पहले भी समाजवादी थे कांग्रेस में, लेकिन सीएसपी में बनने के बाद वो एक संगठित पार्टी के तौर पर सामने आया। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की खूबी है, और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की खूबी है, और जो ब्राजील में जो पीपुल्स फ्रंट जो बना, उसकी जो खूबी है, उसकी खूबी यही है कि पार्टी के अंदर पार्टियां रह सकती। एक पार्टी है, उसका अपना एक डिसिप्लिन है, और घोषित तौर पर एक और पार्टी जिसके अपने ऑर्गन है, अपने पदाधिकारी हैं, जिनकी अपनी बैठक होती है, अपने फैसले होते हैं, उसके बावजूद भी वो पार्टी भी उसमें अगर रहती है तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है संवैधानिक तौर पर। तो सीएसपी के बनने से एक गुणात्मक था। और ये सवाल परिवर्तनकारी राजनीति में, क्रांतिकारी राजनीति में और यूनाइटेड फ्रंट की राजनीति में हमेशा बार बार आता है। और उनके सामने भी सवाल यही कि आपका लक्ष्य समाजवाद है और कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद नहीं है, इसमें कहीं कोई दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप कांग्रेस से अलग, कांग्रेस के मुकाबले में अपनी पार्टी क्यों नहीं चलाते? आप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना करके और फिर कांग्रेस के अंदर क्यों है? ये एक सवाल सोशलिस्टों के सामने था, और इसका जवाब यही था कि जो इस समय भारतीय समाज का विकास है, भारतीय राजनीति की जो स्थिति में, एक समूह के तौर पर हम समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं होगा तब तक हम समाजवाद की राजनीति को विकसित नहीं कर सकते। और बहुत कम उम्र के लोग थे, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि 1934 में डॉक्टर लोहिया की उम्र 24 साल, अशोक मेहता की उम्र 24 साल, जयप्रकाश नारायण की उम्र
32 साल की। एक आचार्य नरेंद्र देव के अलावा 35 साल से ज्यादा उम्र का कोई नेता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में नहीं था, और ज्यादातर नेता तो 30 साल के भी नहीं थे। वो लोग रणनीति के बारे में सोच रहे हैं और लिख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये हमारी राय है, ये हमारा संकल्प है, ये हमारी विचारधारा है, पर ये देश की विचारधारा नहीं है। ये हिंदुस्तान के मजदूरों और किसानों की जरूरत है, पर ये मजदूरों और किसानों की चेतना नहीं है, ये उनकी विचारधारा नहीं है। और यही समझ वाला नेहरू, इस देश में जो क्रांतिकारी तत्व है इस वक्त, वो सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? वो इंटेलेक्चुअल है, जो मिडिल क्लास से आता है, वो सबसे बड़ा क्रांतिकारी तत्व है। साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष का वो सबसे बुनियादी आधार है, और कांग्रेस के माध्यम से लगातार आंदोलन और संघर्ष करके कांग्रेस ने प्रतिष्ठा अर्जित की है, सम्मान अर्जित किया है। देश के लोग उसे देश की स्वतंत्रता का और आत्मसम्मान का प्रतीक मानते हैं। ऐसे में हमारा जो सब्जेक्टिव हमारी समझ है, जो हमारा कमिटमेंट है, वही देश का कमिटमेंट नहीं है। तो हमको कांग्रेस में रहना है। क्यों रहना है? एक तो इसलिए रहना है कि यही वो संगठन है जो देश की आजादी की लड़ाई कर रहा है, और देश के आम लोगों के बीच में जिसका सम्मान है, और जिसको देश के आम लोगों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए हमको कांग्रेस में रहना है। दूसरा, समाजवाद के लिए मजदूर किसान बहुत जरूरी है, लेकिन अभी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो मिडिल क्लास है, जो अक्सर जिसको वो मार्क्सवादी भाषा में, जो कि वो एक मार्क्सवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो वो पैटी बुर्जुआ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसको एक परिवर्तित रूप में कई लोग लोअर मिडिल क्लास जिसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो उनका ये मानना था कि यही तबका राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य आधार है, और ये तबका स्वाभाविक तौर पर न तो पूंजीवाद की तरफ है, न समाजवाद। उनकी समझ सही थी या गलत थी, मैं इस बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहा, पर जो उनकी समझ थी, और उनकी समझ थी कि अगर समाजवादी विचारधारा के लोग राष्ट्रीय आजादी के लक्ष्य में सक्रिय होंगे और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि ये जो निम्न मध्यम वर्ग है, ये जो पेटी बुर्जुआ है, ये बुर्जुआ लीडरशिप को छोड़ करके सोशलिस्ट लीडरशिप को एक्सेप्ट कर, ये दो उनकी बुनियादी समझ थी, जिस वजह से उन्होंने संयुक्त मोर्चा के अपने सिद्धांत का एक समाजवादी दृष्टि से उसका प्रतिपादन किया। इसी पटना में 17 मई 1934 में जो कई लोग उसको स्थापना सम्मेलन कहते हैं, वो स्थापना सम्मेलन नहीं था, वो एक तैयारी के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था, समाजवादी सम्मेलन था, क्योंकि यहीं पर एआईसीसी की मीटिंग होनी थी। तो एआईसीसी की मीटिंग से पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी नहीं थी, उसको बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, और उसका एक सम्मेलन वहां हुआ, जिसका उद्घाटन आचार्य नरेंद्र देव ने किया। उस उद्घाटन भाषण में आचार्य नरेंद्र देव ने इन सभी सवालों के ऊपर, जो लेफ्ट से क्रिटिसिज्म था, जो राइट से क्रिटिसिज्म था, हर क्रिटिसिज्म का जवाब देते हुए अपने उद्घाटन भाषण में सीएसपी की, यूनाइटेड फ्रंट की रणनीति का बहुत विस्तार में उन्होंने प्रतिपादन किया। वो एक बुनियादी प्रतिपादन है जिसको सिद्धांत रूप से कभी भी बदला नहीं किया। दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि ये तो उनकी समझ थी यूनाइटेड फ्रंट को लेकर, लेकिन सवाल है जिस मंच में आप थे उसमें आपकी संख्या बहुत कम थी, उसके नेतृत्व में आपका दखल नहीं था, आप एक माइनॉरिटी में थे। मेजॉरिटी ने आपको क्यों अलाउ किया, जबकि आपका घोषित, आपने ये लक्ष्य घोषित किया था कि हमें
इस नेतृत्व को हटाना है। ये घोषित लक्ष्य है कि जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है कांग्रेस की, उस लीडरशिप को हटा करके एक समाजवादी नेतृत्व को हमें कायम करना है। ये घोषित लक्ष्य और कांग्रेस की विचारधारा को बुनियादी तौर पर हमें बदलना है। ये घोषित लक्ष्य था। तो जिनको आप हटाना चाहते हैं, जिनके विचारों से आप सहमत नहीं, जिनको कांग्रेस से देर सवेर आप बेदखल करना चाहते हैं, उन लोगों ने आपको क्यों स्वीकार किया, आपको क्यों ये रणनीति लागू करने का उन्होंने मौका दिया, ये भी एक सवाल है। तो ये संयुक्त मोर्चा केवल सोशलिस्टों की अपनी समझदारी और रणनीति का नतीजा नहीं है। ये कहीं न कहीं जो कांग्रेस मेजॉरिटी थी उस समय, जो नॉन सोशलिस्ट थी, जिसकी लीडरशिप नॉन सोशलिस्ट थी, उनका कहना था ठीक है, ये कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कोई सामान्य पार्टी नहीं, वो एक ढंग से देश की पार्लियामेंट है। वो जैसा मैंने कहा, वो पहले से ही एक संयुक्त मोर्चा। तो देश के लोगों को राजनीति के जितने रुझान हैं, उनको सबको ये कंपटीशन कहाँ हो, ये अंग्रेजों की बनाई संस्था में तो नहीं होगा। हिंदुस्तानी अपना भविष्य कैसे बनाएंगे, किस आधार पर बनाएंगे, इसका कंपटीशन कहाँ होगा। तो कांग्रेस ही वो संस्था है जहां वो कंपटीशन होगा, वो कंपटीशन होना चाहिए और उस फेयर कंपटीशन में सबको हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। तो ये लीडरशिप की भी दूरंदेशी थी, कांग्रेस की लीडरशिप, जिनका कहना था कि हम देश की आजादी के लिए हमने मंच बनाया है। तो जब तक वो देश की आजादी के लिए प्रतिबद्ध, कांग्रेस के डेमोक्रेटिक डिसीजन को मानने के लिए प्रतिबद्ध है, तब तक वो हमको हटाना चाहते हैं, हमारा विरोध करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं। ये कोई बंटवारे का आधार नहीं हो सकता। तो जहां एक तरफ सीएसपी के मन में कांग्रेस के सैक्रिफाइस के लिए, कांग्रेस के कारनामे के लिए, कांग्रेस के इतिहास के लिए गहरा सम्मान था, वहीं कांग्रेस नेतृत्व के मन में भी ये उदारता थी कि हमारी आलोचना होगी, हमारा विरोध होगा, लेकिन इस विरोध का हम सामना करेंगे। एक फ्री फेयर डेमोक्रेटिक कंपटीशन, एक लोकतांत्रिक प्रतिद्वंद्विता होनी चाहिए। ये जरूर है किसी मुद्दे पर जो कांग्रेस बहुमत से तय करेगी वही फैसला हो। तो दोनों तरफ से ये समझ थी, सीएसपी को भी ये समझ थी कि कांग्रेस बुनियादी तौर पर देश की आजादी के लिए लड़ने वाला संगठन है और कांग्रेस नेतृत्व को भी ये समझती कि जो भी देश के लिए आजादी के लिए लड़ना चाहते हैं, उनकी विचारधारा कुछ भी हो, कांग्रेस का मंच उनके लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। ये जो वैचारिक समझ थी, इसकी वजह से ये संयुक्त मोर्चा चल सका। तो ये तो सैद्धांतिक समझ थी। आप मुझे 10 मिनट 5 मिनट पहले बता दीजिएगा जब भी बंद करना हो उसमें। ये तो वैचारिक, व्यवहार में इसमें बहुत चुनौती। ये कहने में जितना सरल लगता है, व्यवहार को उतना सरल नहीं होता है। तो हर मुद्दा, हर महत्वपूर्ण मुद्दा जो कांग्रेस के सामने था, उस मुद्दे बन ही जाते थे और उसमें वामपंथी समूह कई थे, एम.एन. रॉय थे, सुभाष चंद्र बोस खुद थे, जवाहरलाल नेहरू खुद थे, पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस किसी संगठित समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करते। एम.एन. रॉय के साथ एक छोटा गुट था और 1935 के बाद धीरे धीरे कम्युनिस्टों का भी कांग्रेस में प्रवेश हुआ। वो सीएसपी को उन्होंने ज्वाइन किया क्योंकि सीपीआई एक बैंड संगठन था। सीपीआई के नाम से मेरठ कंस्पिरेसी केस के बाद कोई खुली कार्रवाई संभव नहीं थी, उनका कोई दफ्तर नहीं चल सकता था सीपीआई का, पूरी तरह से एक बैंड संगठन था। तो सीएसपी ने सीपीआई के लोग, जब उन्होंने 1935 में कांग्रेस इंटरनेशनल ने उनको हिदायत दी कि तुमको राष्ट्रीय आंदोलन के साथ मिल के काम करना है, क्योंकि
यूरोप में हिटलर का शासन कायम हो चुका था जर्मनी में, तो यूरोप में पॉपुलर फ्रंट की पॉलिटिक्स चल रही थी। तो कॉलोनीज में भी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने सीपीआई को इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको राष्ट्रीय आंदोलन के साथ मिलकर काम करना है। उससे पहले वो राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ लगातार काम कर रहे थे और इसलिए वो सीएसपी और नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लगातार आलोचना करते थे। और एक रोचक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जब मेरठ कंस्पिरेसी केस हुआ, जिसमें लगभग सीपीआई के सभी नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था, जितने भी नेता ज्ञात नेता थे सबको अरेस्ट कर लिया गया था, तो उनके खिलाफ जो चार्जशीट थी उसमें सरकार की तरफ से चार्जशीट में ये भी लिखा गया था कि ये लोग कांग्रेस की तो आलोचना करते ही है, जवाहरलाल नेहरू और जो कांग्रेस वामपंथ है उसकी भी आलोचना करते हैं, ये चार्जशीट में। पर उसके बावजूद कांग्रेस ने, और वो लगातार आलोचना गाली गलौज सब कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद कांग्रेस जो है वो कम्युनिस्टों के भी उनके सिविल लिबर्टीज, उन पर बैन नहीं होना चाहिए, उनको काम करने का अधिकार होना चाहिए। और ये बैन और उनकी गिरफ्तारी स्पेशल लॉज के तहत हुई है, इसलिए कांग्रेस ने उसका विरोध किया और उनकी आजादी के लिए भी कांग्रेस ने अपनी आवाज उठाई। तो संयुक्त मोर्चा किसी एक ग्रुप की देन नहीं थी किसी की। तो चाहे सिविल डिसोबीडियंस का सस्पेंशन हो, उसकी वापसी हो, काउंसिल में जाना है या नहीं जाना है, 1935 के संविधान के आधार पर चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनानी है या नहीं बनानी है, सरकार बन जाने के बाद सरकार काम कैसे करे, कोई सवाल ही ऐसा नहीं था जिस सवाल पर सोशलिस्टों का गंभीर मतभेद कांग्रेस की लीडरशिप के साथ है, हर सवाल पर। और वो गंभीर मतभेद हमेशा शालीन नहीं रहे, उसमें आलोचना का स्वर बहुत तीखा होता था, वो कुछ इस हद तक जाता था कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लीडर, कांग्रेस के बारे में नहीं पर लीडरशिप के बारे में हमें ये लगातार रहता था कि शायद संघर्ष के लिए तैयार नहीं है, शायद अब वो काउंसिल और पार्लियामेंट के रास्ते से ही आजादी, आधी अधूरी आजादी हासिल करना चाहते हैं। इस किस्म की आलोचनाएं लगातार सोशलिस्टों की तरफ से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बन चुकी थी कांग्रेस की और उसमें सिविल लिबर्टीज का एक्सपेंशन हुआ था, तो किसानों का, मजदूरों का संघर्ष, आंदोलन, जुलूस, धरना, जैसे एक आप समझ लीजिए कि दो बराबर की पार्टियां हो। जैसे आज के हिंदुस्तान की हालत के बारे में तो क्या बताया जाए, ये तो बिल्कुल एक अलग तरह की हालत है। मान लीजिए एक फॉर्मल डेमोक्रेट, सचमुच का एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चुनाव के अलावा भी काम कर रहा हो और जहां दो बिल्कुल बराबरी की पार्टियां हो, तो एक आजाद मुल्क में जिस ढंग से अपोजिशन काम करता है उस ढंग से सीएसपी काम कर रही थी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज के खिलाफ और कांग्रेस के लीडरशिप के खिलाफ 37-38 के दौरान। तो इसलिए कंफ्लिक्ट बहुत था, क्रिटिसिज्म एक दूसरे का बहुत था, और जब इधर से बहुत क्रिटिसिज्म था तो दूसरी तरफ से भी आलोचनाएं बहुत होती थी। और उसमें कुछ समय तक गांधी जी ने उसको एक बहुत समझदारी से, जब उनको लगा कि जो फैसले होंगे, पॉलिसी फैसले होंगे, वो गैर वामपंथियों की तरफ झुकेंगे, ऐसा गांधी जी का, क्योंकि गांधी जी की खुद की भी समझ थी कि ये शायद इस दौर में चुनाव लड़ना शायद एक सही फैसला है और चुनाव के बाद सरकार बनाना एक सही फैसला है, ये उनकी समझ थी। तो उस समय में उन्होंने कोशिश ये की कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का जो नेतृत्व है वो वामपंथियों के हाथ, फैसले गैर वामपंथियों के पक्ष में हो रहे हैं, तो संगठन में, जिससे कि उनको ये न लगे कि उनके लिए जगह नहीं। इसलिए जब 1936 में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इलेक्शन लड़ने का फैसला हुआ। उससे पहले भी 1934 में कांग्रेस ने काउंसिल्स का चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो जो पहला अध्यक्ष उन्होंने 1936 में बनाया वो जवाहरलाल नेहरू। फिर दोबारा जवाहरलाल नेहरू को वो तीसरी बार, और उसमें कोई और वजह नहीं, क्योंकि कांग्रेस की परंपरा नहीं कि हर साल वो अध्यक्ष बदलते, क्योंकि वो एक प्लेनरी का कन्वेंशन होता था, संगठन वर्किंग कमेटी चला और सेक्रेटरीट चला, इसलिए अध्यक्ष वो हर साल बदलते थे। और कोई भी आदमी कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू के अलावा दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बने। वो 1929 में अध्यक्ष बन चुके थे, इसके बावजूद 1936 में उनको अध्यक्ष बनाया। फिर 1937 का 36 में 2 बार इलेक्शन हुआ, एक बार शुरुआत में और एक बार आखिरी में फैजपुर में। फैजपुर में भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को ही अध्यक्ष बनाया। फिर फैजपुर के बाद जब अध्यक्ष बनाने की बात आई तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का, जो सबसे ज्यादा गांधी जी की रणनीति के खिलाफ जो किताब लिख चुके थे। जब सिविल डिसोबीडियंस का विड्रॉल हुआ तो इंडियन स्ट्रगल के नाम से वो ऑस्ट्रिया में थे, बीमार थे, इलाज करा रहे थे, पर उन्होंने इंडियन स्ट्रगल के नाम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने एक किताब लिखी, बहुत बेहतरीन किताब है। और उस किताब में उन्होंने लिखा कि आगे का आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में नहीं हो सकता। ये इस किताब में होगा, और जो वर्तमान नीतियां हैं उसके हिसाब से आगे का आंदोलन नहीं हो सकता। उन्होंने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो सुभाष चंद्र बोस, जो ये मानते हैं कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे, वो ये भूल जाते हैं कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष। अगर वो खिलाफ होते तो 1938 में वो सर्वसम्मति से अध्यक्ष नहीं बन सकते, वो सर्वसम्मति से अध्यक्ष। 1939 में इलेक्शन का कंटेस्ट हुआ और उसमें भी सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीते। और ये त्रिपुरी जो है उसका एक ड्रामा है। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने एक तरीके से जब ये कहा कि पटवी की हार मेरी हार है, तो एक तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से नो कॉन्फिडेंस किया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि अंत में उनको इस्तीफा सुभाष चंद्र बोस को देना पड़ा अध्यक्ष पद से। लेकिन त्रिपुरी में भी देखिए सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष बने तो उनको 2 तरह के लोग, एक तो जो वामपंथी थे कांग्रेस में, उन्होंने तो उनको वोट दिया ही, तो लगभग 25-30% वोट उनको वहां से आया। दूसरा, कांग्रेस में चूंकि 37 में सरकारें बन गई थी, और सरकारें बनने की वजह से कई जगह फैक्शनल डिस्प्यूट थे। कौन उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते थे उस समय, जिसको अभी हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, तो कौन प्राइम मिनिस्टर बने इसको लेके, और बड़े बड़े स्टेट थे, आज की तरह स्टेट नहीं थे, कंपोजिट, बॉम्बे, तो मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, बॉम्बे, कर्नाटक का भी बड़ा हिस्सा, ये सब बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा। तो जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो तो किसी एक इलाके का बनेगा। वो नरीमन भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, और वो चीफ मिनिस्टर नरीमन नहीं बन सके। अब नरीमन कोई वामपंथी नहीं थे, लेकिन वो इस बात से नाखुश थे कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने, तो वो लीडरशिप के खिलाफ हो गए। ऐसे ही जो सेंट्रल प्रोविंसेस था उस समय, उसमें जो चीफ मिनिस्टर थे उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेके उनको चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया गया, तो वो लीडरशिप के खिलाफ हो गए। तो ऐसे भी कुछ वोट उनको सुभाष चंद्र बोस को मिले। और बंगाल का इन ब्लॉक वोट, बंगाल के जो डेलीगेट्स थे उसमें 90-95% डेलीगेट्स ने सुभाष चंद्र बोस को वोट दिया। तो उनकी वैल्यूटी में केवल वामपंथी नहीं थे,
और ज्यादातर कांग्रेस के जो वर्कर्स थे वो अपने आप को दक्षिण पंथ और वामपंथ के तौर पर नहीं देखते, वो उसको एक राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन देखते थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस शायद उस समय गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लोकप्रिय नेता कांग्रेस कार्यकर्ताओं में थे। अगर गांधी के साथ वो चुनाव लड़ रहे होते या नेहरू के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे होते तो वो लोग शायद उनको वोट नहीं करते, पर उनको ये समझ नहीं थी कि ये कोई गांधी के खिलाफ है। उनके लिए एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें दो कैंडिडेट हैं, सुभाष चंद्र बोस है और पटवी सीतारमैया है। तो एक कांग्रेस के औसत कार्यकर्ता के लिए एक आदमी जिसको प्रैक्टिकली कभी जेल से बाहर आने ही नहीं दिया जाता, अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में सुभाष चंद्र बोस को बहुत कम मौका मिला जब वो जेल से बाहर रह पाए। किसी न किसी वजह से उनको हमेशा ही जेल में रखा जाता था। तो वो एक हीरो थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, उन्होंने उनको वोट दिया और वो बहुमत से जीत के आए। लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि ये जीत अब एक स्प्लिट का रूप ले, एक टूट का रूप ले, और जो सीएसपी चाह रही थी, कह रही थी कि हमको लीडरशिप रिप्लेस करनी, और चुनाव के द्वारा एक नया नेता आ गया है, और वो रिप्लेस करना एक दीर्घकालिक रणनीति और प्रक्रिया का हिस्सा है। रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं था कि आज ही रिप्लेस करना और तोड़ करके रिप्लेस करना। इसलिए जब वामपंथ के सामने ये स्पष्ट हुआ कि अभी की हालत में ये टूट होगी, तो उन्होंने सुभाष बाबू से कहा कि इस टूट को अवॉइड करना है, ये टूट में हमको नहीं जाना है, चाहे आपको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़े, लेकिन हमको टूट नहीं चाहिए। तो वो कम उम्र के नेता थे, जोशीले नेता थे, उग्र नेता थे, पर इतनी परिपक्वता थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कि ये जीत का हमको फायदा क्यों होगा, क्या होगा, क्योंकि ये जीत किस लिए चाहिए? जीत तो राष्ट्रीय आजादी के लिए संघर्ष को मजबूत करने की, और ये टूट जो है वो राष्ट्रीय आजादी के संघर्ष को मजबूत नहीं करेगी, वो उस संघर्ष को पंगु बना देगी, उस संघर्ष को खत्म कर देगी। कोई बात नहीं, हम पीछे हट जाए, लेकिन एकता को बना करके हमको रखना है, क्योंकि उनकी ये भी समझ थी, जवाहरलाल नेहरू से लेके सीएसपी और सुभाष चंद्र बोस की ये भी समझ थी कि अगला संघर्ष बहुत जल्दी होने वाला है। दो कारण से उनको लगता था कि अगला संघर्ष बहुत जल्दी होगा। एक तो उनको लगता था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, यही 2-3 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, फिर कोई चर्चा होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के दो हिस्से, एक राज्यों का शासन कैसे चले, दूसरा केंद्र का शासन कैसे। जो राज्यों के शासन का जो हिस्सा था वो काफी हद तक लोकतांत्रिक था, वो बहुत कम लोगों को था, फिर भी मास वोट कुल आबादी का 10%, लेकिन वो 10% में मासेस का बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता था, यहां तक कि सामान्य किसानों का भी एक समूह उसको वोटिंग राइट था उस 10% के अंदर। और गवर्नर्स के स्पेशल पावर को अगर हटा दें तो रूटीन कामों में कोई प्रेफरेंस नहीं था। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट काफी हद तक डेमोक्रेटिक थी, और जब कांग्रेस की सरकारें बनी तो वो काफी काम कर सके उस छोटे से 2 साल के कार्यकाल में, जबकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम थे, वो काफी काम कर सके। लेकिन जो उसका फेडरल हिस्सा था वो डेमोक्रेटिक नहीं था, क्योंकि उसमें उस फेडरल हिस्से में उस समय जिनको इंडियन स्टेट्स कहा था, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स, जहां राजा महाराजा का शासन था, अधिकांश राजस्थान में वैसा ही था, मैसूर का स्टेट था, निजाम हैदराबाद था, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी राजा रजवाड़ों के राज्यों में रहती थी। उनको फेडरेशन में लगभग पॉपुलेशन के हिसाब से शेयर दिया गया था,
पर उसके सारे नॉमिनी जो आने थे वो राजाओं के द्वारा उसमें नॉमिनेटेड एलिमेंट फेडरेशन में बहुत ज्यादा, फेडरेशन की पावर बहुत कम थी और गवर्नर जनरल का उसमें कंट्रोल बहुत ज्यादा था। तो शेषपी का ये मानना था और सभी वामपंथियों का ये मानना था कि जब भी वो फेडरेशन को इंपोज करने की कोशिश करेंगे उस समय एक बड़ा संघर्ष जो है वो होगा और उसमें बहुत लंबा समय नहीं है, वो 6 महीने, साल, 2 साल, कभी भी वो संघर्ष शुरू हो सकता है। इसलिए एकता बनाए रखना एक तात्कालिक जरूरत है। दूसरा, विश्व परिस्थिति का जो उनका आकलन था उस हिसाब से उनको ये लगता था कि 1938-39 तक एक विश्व युद्ध शुरू होगा, जो 39 में औपचारिक तौर पर उसकी सारी बुनियाद तो 38 तक तैयार हो गई, पर चूंकि हिटलर को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते थे दूसरे देश, इसलिए 1 साल तक वो युद्ध टल गया। लेकिन 1939 में वो युद्ध शुरू हो गया। तो जब युद्ध शुरू होगा तो फिर वो मौका होगा जिसमें एक बड़ा संघर्ष शुरू करना होगा और उनकी उम्मीद थी कि यूनाइटेड कांग्रेस उस वक्त संघर्ष के लिए तैयार होगी, इसलिए कांग्रेस में किसी किस्म की फूट नहीं होनी चाहिए। तो दोनों तरफ से बहुत बातें हैं इसमें, घंटों इसके बारे में बात हो सकती है, पर कुछ मोटी बातें मैंने आपके सामने रखी कि दोनों तरफ से एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने का, एक दूसरे को टॉलरेट करने का और आजादी की लड़ाई में एक दूसरे को साथी समझने का जो भाव है। सरदार पटेल सबसे ज्यादा गैर वामपंथी माने जाते हैं और वामपंथ के दुश्मन माने जाते हैं सबसे ज्यादा। सरदार पटेल ने जब 42 के आंदोलन की तैयारी शुरू हुई तो कांग्रेस के नेतृत्व में ज्यादातर लोगों को उसका उत्साह नहीं था, जवाहरलाल नेहरू को उसका उत्साह नहीं था, मौलाना आजाद को उसका उत्साह नहीं था। पर गांधी जी धीरे धीरे इस नतीजे पर, सोशलिस्ट लोग ज्यादातर जेल में थे उस समय, पर गांधी जी लगभग इस नतीजे पर पहुंच रहे थे कि अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। एक बार जब तय हो गया उनके इनर ग्रुप में तो सरदार पटेल ने ही 42 के आंदोलन के लिए तैयारियां शुरू और उन्होंने उस समय जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे यूसुफ मेहर, बॉम्बे का मेयर उनको बनवाया। यूसुफ मेहर कांग्रेस का जो स्वयंसेवक दल था, वॉलेंटियर कॉर्प्स था, उसका लीडर उन्होंने अशोक मेहता को बनाया। ये दोनों सीएसपी के टॉप लीडर्स थे। लेकिन जब संघर्ष के मैदान में जा रहे हैं तो वो ढूंढ रहे हैं कि संघर्ष में कौन क्या भूमिका निभा सकता है। उसमें उनके दिमाग में ये नहीं है कि समाजवादियों को मुझे उनको महत्वपूर्ण स्थानों पर, यहां तक कि जब तक सीपीआई पीपुल्स वार थ्योरी में नहीं गई, जब तक वो इसको इंग्लिश वार कह रही थी और ये कह रही थी कांग्रेस को संघर्ष छेड़ देना चाहिए, उस समय उन्होंने सीपीआई से कहा कि आप हमारे अंडरग्राउंड अपरेटस का इंतजाम अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि सीपीआई को वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी, उस समय भी बैंड थी, तो उनको अंडरग्राउंड काम करने का एक्सपीरियंस था। तो सरदार पटेल ने उनसे कहा कि कांग्रेस का अंडरग्राउंड एक्टिविटी का नेतृत्व जो है वो आप संभालिए। तो इस किस्म का कमिटमेंट, इस किस्म की उदारता, उसके आधार पर ये यूनाइटेड फ्रंट चला। तमाम तनाव के बावजूद, तमाम संघर्षों के बावजूद, कटु आलोचना दोनों तरफ से, तो एक तरफ से नहीं, और उसमें कोई बरी नहीं था। गांधी जी की भी बहुत कटु आलोचना खुलेआम कांग्रेस सोशलिस्ट वीकली हर सप्ताह छपता था और हर सप्ताह उसमें एक लेख तो गांधी जी के खिलाफ होता और उसी ढंग से बहुत काटू आलोचना सोशलिस्टों की भी होती। हरिपुरा कांग्रेस में सोशलिस्ट बहुत तैयारी करके गए थे हाई कमिटी, क्योंकि वर्किंग कमेटी में तो उनका दखल था नहीं, केवल जवाहरलाल नेहरू जब अध्यक्ष बने तो 3 सोशलिस्टों को उन्होंने वर्किंग कमेटी में लिया।
उसके अलावा वर्किंग कमेटी में आमतौर पर सीएसपी के प्रतिनिधि नहीं होते, तो उनके सामने एआईसीसी का मंच था, उनके सामने प्लेनरी का मंच था, जहां प्राइवेट मेंबर बिल ला करके पार्लियामेंट कोई भी डेलीगेट अपना प्रस्ताव वहां रख सकता है। वो पूरी तैयारी के साथ हरिपुरा कांग्रेस में गए थे हाईकमांड के खिलाफ कई तरह के प्रस्ताव रखने के, और उन्होंने रखे थे। लेकिन जब हरिपुरा कांग्रेस चल रहा था, उसी समय उत्तर प्रदेश और बिहार के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जेल में जो बंद कैदी थे, पॉलिटिकल कैदी थे, उनको जो कांग्रेस सरकार ने छोड़ने का फैसला किया था, उसमें गवर्नर अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके अड़ंगाट कर रहे थे। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दिया। जैसे ही कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दिया, तो जो सोशलिस्टों की तरफ से जो कन्फ्रंटेशन का प्लान था, उसको उन्होंने काफी डाइल्यूट कर दिया, क्योंकि अब एक लड़ाई सामने में आ गई है। तो इस समय पूरी एकजुटता हुई। इसके बावजूद पिछले 4 साल की आलोचना से सरदार पटेल इतने आहत थे कि उन्होंने सीएसपी के खिलाफ बहुत ही कड़ा आलोचनात्मक भाषण जो है वो हरिपुरा कांग्रेस में, और हर रोज गांधी जी के खिलाफ लिखने वाली सीएसपी, वो जयप्रकाश नारायण गांधी जी के पास गए, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है जो गलत है, और गांधी जी ने फिर उनको सरदार पटेल को बुला के कहा तुमको इसमें सुधार करना पड़ेगा, इस ढंग से नहीं हो सकती। तो तमाम संघर्ष थे, तमाम कंफ्लिक्ट था, पर उसके बावजूद एक दीर्घकालिक समझ, बुनियादी उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता, और कुल मिलाकर एक दूसरे के प्रति सम्मान, और कांग्रेस की डेमोक्रेटिक फंक्शन। अगर वो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है जिसमें एक डेलीगेट आके आलोचना नहीं करता, और वोटिंग 1934 से कोई प्रस्ताव सीएसपी का ऐसा नहीं था जिसमें उनको 25 से 33% वोट ना मिलता। वो सोशलिस्ट वोट नहीं था, वो नॉन सोशलिस्ट कांग्रेस की वोट। कुछ प्रस्तावों पर उन्हें 40% तक उनको, कुछ प्रस्ताव जो गांधी जी ने लिखा कि ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो प्रस्ताव सोशलिस्टों के दबाव में कांग्रेस में पास हुआ, वो प्रस्ताव। तो वो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग और ये सम्मान, उद्देश्य के प्रति कमिटमेंट, ये आधार थे जिसके आधार पर यूनाइटेड फ्रंट चला। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़े उद्देश्यों के लिए इस किस्म के यूनाइटेड फ्रंट की जरूरत होती है, और वो यूनाइटेड फ्रंट किस बुनियाद पे बन सकता है? वो केवल सत्ता के लिए इकट्ठा होकर के यूनाइटेड फ्रंट, किसी के दमन से केवल बचने के लिए वो यूनाइटेड फ्रंट नहीं बन सकता। जब तक मतभेदों की एक ईमानदार पहचान, मतभेद है और मतभेद रहेंगे, ये घोषित, पर उसके बावजूद भी साथ काम करना है। क्यों साथ काम करना? इसको जब तय करते हैं और कामकाज के कुछ लोकतांत्रिक तरीके बनाते हैं, तब चाहे 2, 3, 4 पार्टियों का गठबंधन हो या एक पार्टी ही एक मंच के तौर पे काम कर रही हो, वो यूनाइटेड फ्रंट चलता है। जैसे हिंदुस्तान की आजादी में चला, जैसे अफ्रीका के रंग भेद के खिलाफ वो चला, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में वहां की कम्युनिस्ट पार्टी थी। ब्राजील की पीटी में 8 पार्टी। जब लूला पहली बार प्रेसिडेंट बने तो एक पार्टी थी, पर उस एक पार्टी के अंदर 8 केवल पार्टियां नहीं थी, पार्टियां भी थी और जन संगठन भी, जो सीएसपी का यूनाइटेड फ्रंट का कंसेप्शन। सीएसपी केवल ये नहीं चाहती थी कि राजनीतिक समूह कांग्रेस के यूनाइटेड फ्रंट में, वो चाहते थे कि किसान आंदोलन भी रहे, मजदूर आंदोलन भी रहे। ये भी एक विवाद का कारण था। तो ये जो यूनाइटेड फ्रंट का कंसेप्शन है, यूनाइटेड फ्रंट को चलाने का अनुभव है दुनिया के तमाम देशों का, इससे अगर हम सीखेंगे तो हम अपने समय में भी, जो हमारे समय में कुछ बड़ी चुनौतियां हमारे सामने, बड़े सवाल हैं, उसके लिए एक वास्तविक यूनाइटेड फ्रंट कैसे विकसित किया जाए,
इसकी रणनीति और समझदारी हम कर सकते हैं। साथियों, अभी प्रोफेसर अजीत झा जी ने बहुत ही विस्तार से और कई अनसुलझे पहलुओं को सुलझाते हुए अपनी बात कही है। और हमारे कई साथी हैं, अगर एक दो कोई सवाल हो संक्षिप्त, ऐसे मेमोरियल लेक्चर में सवाल पूछने की परंपरा